सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड इथिक्स का प्रीवियस ईयर सोल्यूशन। तो आप लोग फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। और इसका जो पीडीएफ है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। और इसका जो पासवर्ड है आप सभी लोग को पता है, इंजीनियर 707 BEU। ई कैपिटल है, उसके बाद सारा का सारा टर्म स्मॉल है। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता है पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है मेरा ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव तो इस बार दिया नहीं है, इस बार ऑब्जेक्टिव के स्थान पर आपको लिखने वाला टर्म दिया है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आप जब पीडीएफ को खोलोगे और खुद से भी रीड करोगे, थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं, आप जब पीडीएफ को खुद से रीड करोगे और एक दो बार लिखोगे तो आप आसानी से जाके एग्जाम में पन्ना भर के आओगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि ट्रेडमार्क क्या होता है। पहला जो प्रश्न है वो है मेरा, ट्रेडमार्क क्या होता है। तो देखो, ट्रेडमार्क एक तरह का सिंबल होता है, और ये वर्ड भी हो सकता है, ये फ्रेज टाइप का भी हो सकता है, जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा समझो, कोई स्प्राइट का बोतल है, उसका बोतल का शेप, उसमें स्प्राइट जो लिखा होता है उसका डिजाइन और प्रोडक्ट से अलग बनाता है। जब आप स्प्राइट का बोतल देखोगे और उस पर लिखा हुआ स्प्राइट देख लोगे, इससे आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ वो स्प्राइट का बोतल ही है। तो ये होता है ट्रेडमार्क। और भी बहुत सारे डिजाइन है, जैसे एप्पल का लोगो, वो देखकर आप बता दोगे कि हाँ ये एक एप्पल का फ़ोन है, तो वही होता है ट्रेडमार्क। ठीक है, और उसका उस लोगों को देखकर बता दोगे कि हाँ ये एक एप्पल का फ़ोन है, ये उसको बताता है कि और सभी सर्विस और प्रोडक्ट से ये डिफरेंट है, तो वो एक आइडेंटिफाई देने का काम करता है। तो वो था मेरा ट्रेडमार्क। तो देखो लिखा हुआ है ए ट्रेडमार्क, आप लोग ध्यान से देखना, लिखा हुआ ए ट्रेडमार्क, देखो ये पहला लाइन है, ए ट्रेडमार्क इज अ लीगली प्रोटेक्टेड सिंबल, वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाई प्रोडक्ट और सर्विस and distinguish them from those of others. It grants exclusive rights to its owner and prevents unauthorized use by others. इसका मतलब ये हुआ, जो उसका वर्ड है, टेक्स्ट है या फिर लोगो है, उसको दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है बिना कोई परमिशन के। तो ये था मेरा एक ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप एग्जाम में लिखोगे कैसे, सिंपल सा फंडा है। ट्रेडमार्क एक सिंबल होता है, या फिर वो डिजाइन भी हो सकता है, या फिर एक वर्ड हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, फ्रेज हो सकता है। ये सब क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करने का काम करता है किसी दूसरे प्रोडक्ट और सर्विस से। ठीक है, और वो दोनों में डिफरेंस भी क्रिएट करने का काम करता है, और दूसरा कोई इसको यूज नहीं कर सकता है बिना कोई परमिशन के। इतना कुछ इंग्लिश में बना बना के लिख के आ जाना ट्रेडमार्क में। ठीक है, देखो अगला प्रश्न पे और चलो। अगला जो प्रश्न है मेरा वो है प्रोफेशनल इथिक्स किसको बोलते हैं। ध्यान से समझो, प्रोफेशनल इथिक्स किसको बोलेंगे। देखो कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा समझो, कोई हम लोग का कॉलेज है, तो ठीक है, तो कॉलेज में कुछ मॉरल प्रिंसिपल निर्धारित किए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड बिहेवियर, टीचर के साथ मेरा कैसा बिहेवियर है, स्टूडेंट के साथ मेरा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो वही होता है प्रोफेशनल इथिक्स। देखो क्या हुआ लिखा हुआ है, प्रोफेशनल इथिक्स इनकम्पास मतलब होता है निर्देशित करना, डील करना, बताना, ऐसा समझ लो। तो मोरल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड गाइडिंग बिहेवियर इन अ स्पेसिफिक प्रोफेशन। कोई भी स्पेसिफिक प्रोफेशन में हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, हमारा मोरल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, वही बताता है प्रोफेशनल एथिक्स। देखो उसके बाद अगला लाइन पढ़ो, बोला इट इन्वॉल्व्स अपहोल्डिंग इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंटली, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट हो गया, प्रोफेशनलिज्म, टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल कंडक्ट विद इन द प्रोफेशनल रिलीम। समझो इसका मतलब क्या हुआ, इट इन्वॉल्व्स अपहोल्डिंग, बोला इट इन्वॉल्व्स अपहोल्डिंग इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंटली, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल कंडक्ट विद इन द प्रोफेशनल रियलिम। देखो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी प्रोफेशनल में हम लोग क्या करते हैं, अपहोल्डिंग मतलब होता है बरकरार रखना, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, ये सबको बरकरार रखना चाहिए। कॉम्पिटेंस हमेशा तत्पर सीखना रहना चाहिए। कॉन्फिडेंटली मतलब कोई भी गोपनीयता है उसको भंग नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, कोई भी ऑब्जेक्टिव ही है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट बना के रखना चाहिए। ये सब अपहोल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है,
यही है प्रोफेशनल इथिक्स में, ये सारे जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो कॉम्पिटियंस, कॉन्फिडेंटली, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, ये सब बरकरार रखना चाहिए ताकि मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हो। ठीक है, वायलेशन में अगर हम इस सभी चीज़ को अगर वायलेट करेंगे तो किसी का रिपूटेशन ख़राब हो जाएगा और मेरा कंपनी हो सकता है तो बंद हो जाए। तो ये था मेरा प्रोफेशनल इथिक्स। अब लिखोगे कैसे एग्जाम में, तो मोटा मोटी ऐसे लिखना हिंदी करके। प्रोफेशनल इथिक्स में क्या होता है, प्रोफेशनल इथिक्स में हम लोग कोई भी प्रोफेशन हो उसमें मेरा मॉरल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे हम मेरा बिहेवियर होना चाहिए, गाइडिंग बिहेवियर, ए सेट ऑफ गाइडिंग बिहेवियर, प्रोफेशनल इथिक्स ये सब डील करता है। और ये अपहोल्ड करके रखता है किसको, इंटीग्रिटी को, कॉम्पिटियंस को, कॉन्फिडेंटलिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को, अकाउंटेबिलिटी को, रिस्पेक्ट को। ठीक है, इस सब को अपहोल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर हम इस सभी चीज़ों को वायलेट करते हैं तो मेरा रिपूटेशन ख़राब हो जाएगा। तो ये है, हो जाएगा मेरा प्रोफेशनल एथिक्स। अगले टर्न पे चलो। देखो विज़डल ब्लोइंग। देखो विज़डल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है, देखो विज़डल ब्लोइंग का मतलब होता है ना, अगर कोई भी इलीगल काम करता है, कोई इलीगल काम, मान लो एजुकेशन में कुछ घूसखोरी कर रहा है, 50 रुपया ले रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी इलीगल काम है, उसको क्या क्या किसी ने बता दिया सबको जा जाकर, तो इसी को हम लोग बोलेंगे विज़डल ब्लोइंग। ठीक है, देखो लिखा क्या है, ध्यान से पढ़ना। ऐसे तो हम इस बार पीडीएफ नहीं निकल पाए हैं, पीडीएफ से ही हम आपको बता रहे हैं। देखो ध्यान से पहला लाइन है, विज़डल ब्लोइंग इन्वॉल्व्स द एक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अनइथिकल और इलीगल एक्टिविटीज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरनल और एक्सटर्नल अथॉरिटी। ठीक है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, हम उसको डिस्क्लोज करने का काम करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं विज़डल ब्लोइंग। It often entails relieving wrongdoing that threatens public interest और violates law and regulation। इसका मतलब क्या हुआ, वैसा चीज़ कोई कर रहा है जिससे पब्लिक को खतरा हो, ठीक है, और कोई रूल को वायलेट कर रहा है, तब हम लोग विज़डल ब्लोइंग कर सकते हैं। विज़डल ब्लोइंग जब हम लोग करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्क भी रहता है कि कहीं में कोई कुछ कर ना दे हमको। तो ये था मेरा विज़डल ब्लोइंग। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, ये कहाँ भाग गया। तो आप लोग मोटा मोटी विज़डल ब्लोइंग में आपको आराम से लिख सकते हो कि कोई भी इलीगल काम हो रहा है उसको क्या कर रहा है, और मतलब बता दिया, रिवील कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, उसी को हम लोग मोटा मोटी विज़डल ब्लोइंग करते हैं। ठीक है, देखो स्टेक होल्डर आप क्या कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो है मेरा वेरियस स्टेक होल्डर। देखो किसको बोलेंगे हम स्टेक होल्डर। देखो स्टेक होल्डर इंडिविजुअल हो सकता है, ध्यान से केवल सुनना और एग्जाम में जाकर आराम से लिख के आ जाना। स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल और ग्रुप्स हु हैव एन इंटरेस्ट और स्टेक इन द एक्टिविटी डिसीजन आउटकम्स ऑफ एन। देखो स्टेक होल्डर ऐसे समझो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी भी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को आप मदद पहुंचा दे रहे हो, तो वही हो जाएगा स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कोई शेयर होल्डर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ये सब मेरा स्टेक होल्डर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और कोई भी स्टेक होल्डर हो, सबका अपना अपना डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, अपना कंसर्न होता है, अपना एक्सपेक्टेशन होता है, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसका जो फैसला लेने में उसको मदद करे, ये सभी मिलकर। तो ये मेरा था वेरियस स्टेक होल्डर। आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में आप ऐसे लिख देना, ऐसे समझना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमको उसको बेनिफिट पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचाओगे उसको बेनिफिट, आप उसमें भागीदारी लेकर। ठीक है, आप भागीदारी कैसे लोगे, तो आप उसका कुछ शेयर ले लिए, या फिर आप उसमें एम्प्लॉय बन गए, आप कस्टमर हो गए, रिटेलर हो गए, ये सब उसका स्टेक होल्डर हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी आप स्टेक होल्डर क्या होता है ये समझ गए होंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसको बोलेंगे। देखो प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी सामान, जैसे कोई लैंड हो गया, कोई आपका सामान हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया,
और डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा। देखो जब दो या दो से अधिक आदमी किसी एक चीज़ को लेकर आपस में कन्फ्लिक्ट हो गए, डिस्प्यूट हो गए, मतलब दोनों में लड़ाई हो गया, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। यही लिखा हुआ है, देखो सबसे पहला लाइन पढ़ो। अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अराइजेज व्हेन टू और मोर पार्टीज क्लेम ओनरशिप और राइट ओवर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कोई एक चीज़ को लेकर बोल रहा कि हाँ मतलब ये चीज़ मेरा, ये चीज़ मेरा, दोनों मालिक बन रहा है, यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब देखो दिस डिस्प्यूट कैन इन्वॉल्व लैंड हो सकता है, रियल इस्टेट हो सकता है, पर्सनल बिलोंगिंग हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर कोई अदर स्टेट हो सकता है। मतलब लैंड के लिए या फिर पर्सनल कोई झगड़ा हो गया, कोई डॉक्यूमेंट के लेकर, इस सब के कारण जो लड़ाई झगड़ा हो गया दो आदमी में या दो या दो से अधिक आदमी में, तो वो हो जाएगा मेरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। या फिर लैंड का जो बाउंड्री उंड्री हो गया उसके लेकर झगड़ा हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा डिस्प्यूट। समझ गए आप लोग। अब इसको मतलब अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, मान लो बातचीत करके सॉल्व कर लिए, नेगोशिएट करके सॉल्व कर लिए, या आर्बिट्रेशन के सहायता से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंतर्गत। देखो अगला टर्म क्या है मेरा, अगला टर्म है मेरा आर्बिट्रेशन। अगला टर्म है मेरा आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन किसको कहेंगे, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है, 100% क्वेश्चन आना फिक्स है। समझो आर्बिट्रेशन किसको बोलेंगे। देखो जब दो या दो से अधिक आदमी, मतलब ऐसा समझो आर्बिट्रेशन को, पूरा दिमाग से सब कुछ क्लियर कर दो। आर्बिट्रेशन को ऐसे समझो, जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उन दो लोगों का जो झगड़ा है उसको एक थर्ड पार्टी आकर मिलकर सॉल्व कर दिया। उस थर्ड पार्टी को हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेटर, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देंगे आर्बिट्रेशन। ठीक है, सबसे पहला लाइन हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा आर्बिट्रेशन इज अ मेथड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वेयर अ पार्टीज इन्वॉल्व इन अ कन्फ्लिक्ट, ध्यान से पढ़ना, एग्री टू हैव देयर, एक सेकेंड रुक जाओ, ये वाला पढ़ना आप लोग। अरे भाई साहब कहाँ भागे हो तुम, हाँ ये वाला पूरा पढ़ो। Arbitration is a method of alternative dispute resolution where parties involved in a conflict agree to have their dispute settled by an impartial third party called an arbitrator। देखो मोटा मोटी आप समझ गए हो, कोर्ट जाए बिना किसी थर्ड पार्टी के मदद से दो लोगों का झगड़ा जो निपटा दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, इसमें कम खर्चा लगा, ठीक है, और कहीं हमको जाना नहीं पड़ा, और वो जो थर्ड पार्टी होगा वो ऐसे ही नहीं फैसला सुना देगा, वो फैक्ट के आधार पर, तथ्य के आधार पर बात करेगा और डिसीजन लेगा, और उस डिसीजन को दोनों व्यक्ति को मानना पड़ेगा। तो ये था मेरा आर्बिट्रेशन। समझ गए आप लोग। देखो अगला टर्म है मेरा RERA एक्ट 2017। कहाँ भागे हो तुम, हाँ समझो ये क्या होता है। RERA 2017 बोल रहा है कि डिस्कस RERA एक्ट 2017। देखो आर का मतलब होता है रूल, क्या था, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। RERA का फुल फॉर्म होता है, ऐसे लिख देना आप एग्जाम में, RERA स्टैंड्स फॉर, आर से रियल, ई से स्टेट, आर से रेगुलेशन, ए से अथॉरिटी। ठीक है, मोटा मोटी देखो ये एक ऐसा एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा ये मोटा मोटी ये जो RERA एक्ट है ये ट्रांसपेरेंसी के आधार पर बेस्ड है। ट्रांसपेरेंसी बोले तो आप कोई भी काम कर रहे हो, वो काम समय पर कंप्लीट हो। अब मान लीजिए वो समय पर काम कंप्लीट करके नहीं देगा, आप जिसको भी काम करने के लिए दी हैं, तो आपको ख़राब लगेगा, आपका काम बंद हो जाएगा, आपको नुकसान होगा, जो आप आगे सोच के रखे होंगे वो नहीं हो पाएगा। तो यही एक्ट बताता है कि आप रजिस्ट्रेशन करके जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसमें डाल दो, और आपका जो भी काम है इस पर रजिस्टर्ड हो जाएगा दोनों पार्टी के बीच में। अगर फिर आपको समय पर वो काम नहीं होता है तो आपको वो जो काम नहीं करके दिया है उसके तरफ से आपको फाइन भरना पड़ जाएगा। तो यही था RERA एक्ट मेरा। देखो समझो इसको क्या लिखा हुआ है। RERA एक्ट 2017 इंडियाज लैंडमार्क रियल एस्टेट लेजिस्लेशन एम एट रेगुलेटिंग एट सेक्टर प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। क्या करता है RERA एक्ट, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, प्रोटेक्टिंग होम बायर्स इंटरेस्ट, ठीक है, इंश्योरिंग टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन थ्रू मेजर लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट, डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज।
मोटा मोटी ये हुआ, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देना पड़ेगा। और इसके तहत आपका जो मतलब ट्रांसपेरेंसी था, आप जो भी काम कर रहे थे वो उस पर क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। अब वो समय पर नहीं होगा तब उसको फाइन भरना पड़ जाएगा। तो मोटा मोटी RERA एक्ट यही था। देखो आगे है मेरा कंसिलेशन। कंसिलेशन एक तो जैसे हम बताए थे ना आर्बिट्रेशन, इसी तरह है कंसिलेशन, सेम ही एक तरह से है। ये देखिए, अब ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, कंसिलेशन एक वॉलंटरी प्रोसेस है। इसमें भी एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी, जिसको हम लोग कंसिलेटर बोलते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है कंसिलेटर, ठीक है। अब मान लीजिए 2 या 2 से अधिक लोग हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया, तो अब एक थर्ड इम्पार्शियल पार्टी आकर उस झगड़ा को सुधार दे रहा है, मतलब और उस मतलब थर्ड पार्टी जो है उसका डिसीजन उन दोनों को मानना पड़ रहा है बाय द हेल्प ऑफ फैक्ट और एविडेंस के आधार पर। दोनों अपना अपना एविडेंस फैक्ट बताया, उसके आधार पर थर्ड पार्टी फैसला ले लिया। उसको हम बोलते हैं कंसिलेटर। जो थर्ड पार्टी है उसको हम बोलेंगे कंसिलेटर, और इस पूरे होल प्रोसेस को हम बोलेंगे कंसिलेशन। ठीक है, इसमें भी मेरा समय बच जाएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था मेरा कंसिलेशन। अगला देखो, ये अभी तुरंत हम बताए थे RERA एक्ट। RERA एक्ट, इसका वही मतलब था। देखो रियल इस्टेट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फुल फॉर्म, रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। RERA का ऑब्जेक्टिव क्या है? RERA का और मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो 2 लोगों के बीच में, तो आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन कर लिए तो आपको पता चल गया कि ये टाइम कब शुरुआत होगा, कब समाप्त होगा, ताकि काम मेरा समय पर हो जाए। आप कोई EMI पर घर बाय करते हैं तो उसका इंटरेस्ट प्रॉपर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये था मेरा RERA का ऑब्जेक्टिव। R मतलब होता है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो मोटा मोटी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा वो खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आप क्या करना ना, एक बार अच्छा से सुन लोगे ना सबको, तो आप जाके एग्जाम में आसानी से लिख कर आ जाओगे। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।